नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही चर्चित टॉपिक विनिवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। विनिवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। विनिवेश किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है विनिवेश की, विनिवेश के कौन कौन से तरीके होते हैं और विनिवेश की प्रक्रिया भारत में कब से प्रारंभ की गई, इन सब पहलुओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास जो है सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है तथा टीचिंग एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्लास जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो विनिवेश को जानने से पहले एक शब्द होता है निवेश किसे कहते हैं, दोनों शब्द को जान लेते हैं। विनिवेश क्या है और निवेश क्या है। तो निवेश बेसिकली मुख्य रूप से निवेश जो है संपत्ति का सृजन, पूंजी स्टॉक में वृद्धि या किसी उद्यम में सरकारी धारिता की वृद्धि जो है निवेश कहलाती है। निवेश जो है किसी उद्योग में पैसा लगाकर जब हम संपत्ति का निर्माण करते हैं या पूंजी में वृद्धि या स्टॉक करते हैं या सरकार के राजस्व में वृद्धि करते हैं तो उस प्रक्रिया को निवेश कहा जाता है। अब इसके बाद विनिवेश किसे कहते हैं, तो विनिवेश जो होता है वह संपत्ति को बेचना, पूंजी स्टॉक में कमी करना या किसी उद्यम की धारिता में कमी को विनिवेश कहा जाता है। विनिवेश निजीकरण की प्रक्रिया का एक भाग है। विनिवेश वह माध्यम जो निजीकरण की ओर ले जाता है। तो विनिवेश जो है वह निजीकरण की प्रक्रिया का एक भाग है और विनिवेश जो है वह निजीकरण की ओर ले जाता है उद्योगों को। और किसी सार्वजनिक उद्यम द्वारा नए अंशपत्रों का निर्गमन विनिवेश नहीं होगा जिससे सरकार की धारिता में कमी या उद्यम की संपत्ति में कमी आती है। विश्व में अगर विनिवेश की बात की जाए तो विश्व में ब्रिटेन में सबसे पहले विनिवेश का प्रयोग 1983 में मार्गरेट थैचर द्वारा किया गया था। 1983 में ब्रिटेन में विनिवेश शब्द का पहला प्रयोग मार्गरेट थैचर द्वारा किया गया था। और भारत में विनिवेश जो है विनिवेश या सार्वजनिक उद्यमों में सरकार के अपने स्वामित्व में कमी लाने की प्रक्रिया या विनिवेश की प्रक्रिया भारत में 1991-92 के बजट से शुरू की गई थी। 1991 एवं 92 के बजट से विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। 1991-92 में जब विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की गई तो 2500 करोड़ रुपए विनिवेश का लक्ष्य रखा गया और यह प्राप्त जो है 3038 करोड़ रुपए प्राप्त किया गया था। तो जितना विनिवेश का लक्ष्य 1991-92 में पहले साल में रखा गया था उससे ज़्यादा लक्ष्य को प्राप्त किया गया था। और 2023-24 में विनिवेश का लक्ष्य जो है 51,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। 51,000 करोड़ रुपए 2023-24 में विनिवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विनिवेश का मतलब समझ में आ गया होगा। विनिवेश मुख्य रूप से अपनी परिसंपत्तियों को बेचना होता है या अपनी परिसंपत्तियों में कमी करना होता है। अपनी परिसंपत्तियों को या सरकार अपनी परिसंपत्तियों को या उद्योगों को जब निजी क्षेत्र में देती है या निजी लोगों के पास देती है तो ऐसी प्रक्रिया को विनिवेश कहा जाता है। और विनिवेश भारत में 1991-92 से प्रारंभ किया गया था। 1991-92 के बजट से प्रारंभ किया गया था और 1991-92 के बजट में 2500 करोड़ रुपए विनिवेश की बात कही गई थी जिसमें 3038 रुपये विनिवेश जो है प्राप्त किया गया। और 2023-24 में विनिवेश का लक्ष्य जो है 51,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। इसके बाद 1992 में सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश के लिए सी रंगराजन कमेटी का गठन किया गया। 1992 में सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश के लिए सी रंगराजन कमेटी का गठन किया गया और 1996 में जीवी रामाकृष्णा की अध्यक्षता में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन किया गया। तो प्रथम, यह इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, प्रथम विनिवेश आयोग का गठन कब किया गया? 1996 में और इसके अध्यक्ष जो हैं वह वी रामाकृष्णा जी थे। 1996 में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन किया गया। 1999 में विनिवेश विभाग की स्थापना की गई। अब विनिवेश विभाग की स्थापना
की गई। उसके बाद विनिवेश विभाग का कार्य जो है श्री अरुण जेटली जी को दिया गया और विनिवेश विभाग की स्थापना 1999 में की गई थी। 2001 में आर.एच. पाटिल की अध्यक्षता में सेकंड विनिवेश आयोग का गठन किया गया। तो यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि 2001 में आर.एच. पाटिल की अध्यक्षता में सेकंड विनिवेश आयोग का गठन किया गया। इसके बाद 2001 में विनिवेश मंत्रालय का गठन किया गया और 2004 में समाप्त कर दिया गया। तो विनिवेश मंत्रालय का गठन 2001 में किया गया और 2004 में समाप्त कर दिया गया। 2004 में विनिवेश विभाग गठित किया गया जो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता था। तो विनिवेश विभाग का गठन, यह भी इम्पॉर्टेंट है, विनिवेश विभाग का गठन 2004 में किया गया जो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता था। इसके अलावा भारत में विनिवेश प्रक्रिया का संचालन और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रावधान विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट DIPAM द्वारा जो है भारत में विनिवेश प्रक्रिया का संचालन किया जाता है और DIPAM जो है वह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 2016-17 में यह नाम रखा गया DIPM, मतलब निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। यह जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और DIPAM का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार के निवेश का प्रबंधन करना और इन उद्यमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश की देखरेख करना। तो DIPM जो होता है वह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार के निवेश का प्रबंधन करने का कार्य करता है। इसके अलावा 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड NIF की स्थापना 2005 में की गई थी। NIF का गठन 2005 में हुआ और NIF के अनुसार विनिवेश से प्राप्त आय को राष्ट्रीय निवेश कोष में रखा जाता है। जिसका जो विनिवेश से आय प्राप्त होगी वह राष्ट्रीय विनिवेश कोष में जाएगी। जब राष्ट्रीय विनिवेश कोष में आय पहुंच जाएगी तो उसका 75% जो है जितनी राशि होगी वह बेसामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय किया जाएगा 75%, और 25% व्यय जो है सार्वजनिक उद्यमों की उन्नतीकरण तथा प्रबंधकीय कौशल वृद्धि पर किया जाएगा। तो 75% जो है जितना विनिवेश से प्राप्त होगा वह सार्वजनिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर खर्चा किया जाएगा और 25% जो है सार्वजनिक उद्यमों की उन्नतीकरण और प्रबंधन पर खर्च किया जाएगा। 2009 में विनिवेश से प्राप्त राशि का प्रयोग सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों जैसे मनरेगा, आवास योजना, विद्युतीकरण योजना के पूंजीगत व्ययों की फंडिंग के लिए किया जाता है। तो 2009 से विनिवेश से जो धन प्राप्त होता है वह सामाजिक क्षेत्र में पूंजीगत जो योजनाएं या व्यय हैं उनकी फंडिंग के लिए किया जाता है। 2010-11 में 13वें वित्त आयोग ने विनिवेश को समाप्त करने की बात की गई क्योंकि यह जो है संवैधानिक नहीं था, तो इसको समाप्त कर दिया गया। अब विनिवेश की कौन कौन सी विधियां हैं, किस विधि से विनिवेश किया जाता है, तो विनिवेश की 3 विधियां हैं जिसमें अल्पांश विनिवेश है, एक अल्पांश विनिवेश, बहुमत विनिवेश और पूर्ण निजीकरण। तो अल्पांश विनिवेश में क्या होता है, इसमें सरकार कंपनी में बहुमत रखती है और 51% से अधिक शेयर अपने पास रखती है ताकि प्रबंधन नियंत्रण किया जा सके। तो यह अल्पांश विनिवेश होता है। 51% शेयर जब सरकार अपने पास रखिए तो समझ लीजिए अल्पांश विनिवेश हुआ है। बहुमत विनिवेश में क्या होता है, इसमें सरकार अधिग्रहण करने वाली इकाई को नियंत्रण सौंपती है लेकिन कुछ हिस्सेदारी अपने पास रख लेती है। तो बहुमत नियंत्रण में कुछ हिस्सेदारी अपने पास रख लेती है और पूर्ण निजीकरण में कंपनी का 100% नियंत्रण खरीदार को दे दिया जाता है। पैसा गवर्नमेंट ले लेती है और गवर्नमेंट पैसा लेकर सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों में लगाती है तथा पूर्ण निजीकरण में कंपनी का 100% नियंत्रण जो कंपनी को खरीदता है उसको दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से विनिवेश की विधियों में अल्पांश विनिवेश, बहुमत विनिवेश और निजीकरण या पूर्ण निजीकरण की प्रक्रिया द्वारा विनिवेश किया जाता है। अब विनिवेश की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो विनिवेश की अगर आवश्यकता की बात की जाए तो विनिवेश कई कारणों से आवश्यक हुआ। पहला जो कारण है राजकोषीय दबाव में कमी। तो राजकोषीय दबाव को कम करने या उस वर्ष हेतु राजस्व
की कमी को पूरा करने के लिए विनिवेश किया जाता है या सरकार विनिवेश कर सकती है। मतलब राजस्व कमी को पूरा करने के लिए किसी वित्तीय वर्ष में सरकार विनिवेश कर सकती है। तो राजकोषीय दबाव को कम करने के लिए विनिवेश किया जाता है। इसके अलावा निजी अभिकर्ता को प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट विनिवेश करती है। विनिवेश संपत्ति निजी स्वामी और खुले बाजार में व्यापार को प्रोत्साहित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा कार्यकुशलता में सुधार के लिए भी विनिवेश व्यापक भूमिका निभाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से हटकर सरकार इन उद्यमों की दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करती है। इससे कार्यकुशलता में सुधार होता है। इस प्रक्रिया हेतु विनिवेश की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अलावा संसाधनों का बेहतर आवंटन, तो संसाधन का बेहतर आवंटन जो है सरकार विनिवेश के माध्यम से मुक्त संसाधनों को सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी प्राथमिकता हेतु चुनने का आवंटन देती है। तो इससे क्या होता है, सामाजिक क्षेत्र का विकास होता है। तो संसाधन का बेहतर आवंटन जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में जाता है। तो इससे इसके लिए भी निवेश की आवश्यकता होती है। और पारदर्शिता तो आवश्यक ही है। तो पारदर्शिता के माध्यम से विनिवेश जो है वह अच्छा होता है, कुशल माना जाता है। अब इसके अलावा भारत में विनिवेश की चुनौतियाँ क्या हैं? तो भारत में विनिवेश की चुनौतियों में पहली चुनौती है राजनीतिक विरोध। तो विनिवेश भारत में राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा रहा है, जिसमें राजनीतिक दल तथा ट्रेड यूनियन अक्सर इस प्रक्रिया का विरोध करते रहे हैं। तो राजनीतिक दलों द्वारा या ट्रेड यूनियन द्वारा इसका विरोध करना एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आता है कि यह विनिवेश की राजनीतिक विरोध बड़ी चुनौती में से शामिल है। इसके अलावा मूल्यांकन के मुद्दे, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मूल्यांकन एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि ये उद्यम नौकरशाही और गैर बाजार उन्मुख संरचना के कारण बाजार में प्रभावी रूप से प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से यह भी एक चुनौती है। श्रमिक मुद्दों में विनिवेश श्रम संबंधी मुद्दों से अछूता नहीं रहा है और कहीं कुछ दिक्कत होती है, कहीं कुछ दिक्कत होती है। तो भारत में विनिवेश चुनौतियों में श्रम मुद्दे भी प्रमुख चुनौती में लिए जाते हैं। अगला जो चुनौती है वह खरीदारों से ब्याज की कमी और विनियामक चुनौतियां और कानूनी चुनौतियां। तो यह इतनी चुनौतियां जो हैं वह विनिवेश भारत में विनिवेश चुनौतियों में शामिल किया जाता है। कौन सी? राजनीतिक विरोध की स्थिति, मूल्यांकन के मुद्दे की स्थिति, श्रमिक मुद्दा, खरीदारों से ब्याज की चुनौती, विनियामक चुनौतियां और कानूनी चुनौतियां। यह जो है वह विनिवेश से संबंधित चुनौतियां हैं। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने निवेश किसे कहते हैं इसके बारे में जाना। उसके बाद विनिवेश क्या है, विनिवेश के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। इसमें हम लोगों ने विनिवेश का समय के हिसाब से कैसे कैसे परिवर्तन हुआ विनिवेश में, और विनिवेश विभाग, मंत्रालय क्या क्या बना, उन सब के बारे में जाना। और लास्ट में हमने देखा कि विनिवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसी भी देश की सरकार क्यों विनिवेश करती है, और भारत या विकासशील देशों में विनिवेश के समय कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब अगली जो क्लास रहेगी वह क्लास हम लोगों की रहेगी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के संबंध में। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।